Hi everyone, greetings from Globe India. Myself, Dr. Jigar Shimali, consultant nephrologist and transplant physician, ग्रीनिस किडनी हॉस्पिटल अहमदाबाद नडिया। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है प्लाज्मा फेरेसिस की प्रोसीजर। प्लाज्मा फेरेसिस बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके अंदर बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। आउट ऑफ दैट आज इस वीडियो में हम सिर्फ उसकी प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करें। प्रोसीजर में जो दो मेजर मेथड है जिससे प्लाज्मा फेरेसिस होता है, जिसमें पहली मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन बेस्ड प्लाज्मा फेरेसिस, कि जिसके लिए अलग मशीन आता है, जैसे कोप स्पेक्ट्रा करके उसका एक मशीन है वो यूज़ होता है। दूसरी मेथड है जिसको कहते हैं मेम्ब्रेन बेस्ड प्लाज्मा फेरेसिस, जिसके अंदर डायलिसिस मशीन यूज़ होता है और जैसे डायलिसिस फ़िल्टर यूज़ होता है, इसे इसमें प्लाज्मा फेरेसिस का फ़िल्टर यूज़ होता है और प्रोसीजर आगे बढ़ाई है। अब ये जो दूसरी मेथड है उसके लिए जैसे हमने कहा डायलिसिस मशीन का यूज़ होता है, तो उसके लिए रूटीन डायलिसिस सेंटर में और किसी अदर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ने की वजह से ये मेथड रूटीनली अलग अलग हॉस्पिटल में यूज़ होती है। हाँ, दोनों मेथड सर्टिफिकेशन बेस्ड प्लाज्मा फेरेसिस या मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक, दोनों के खुद के अलग से एडवांटेज डिसएडवांटेज और पर्टिकुलर इंडिकेशन है जो हमें कभी और वीडियो में डिस्कस करें। तो आज के डिस्कशन में डायलिसिस मशीन से किस तरह से प्लाज्मा फेरेसिस किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये है फिल्टर जो प्लाज्मा फेरेसिस में यूज़ करते हैं। ये फिल्टर में लिखा गया है P2। पीडियाट्रिक पेशेंट हो तो उसमें P1 भी यूज़ होता है। इस फिल्टर का सरफेस एरिया ऑन एन एवरेज 0.6 मीटर स्क्वायर होता है, जो हमारे रूटीन जो डायलिसिस के फिल्टर होते हैं जिसका सरफेस एरिया 1.2 टू 1.4 मीटर स्क्वायर होता है उससे काफ़ी कम है। तो चलिए प्लाज्मा फेरेसिस की प्रोसीजर आगे कैसे बढ़ती है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बॉक्स में से फ़िल्टर को निकालते हैं। ये एक नया फ़िल्टर है जो ऑन एन एवरेज दिखने में रूटीन हमारे जो डायलिसिस फ़िल्टर है उसी की तरह दिखता है। इसमें भी आर्टरियल एंड वीनस एंड और डायसेप के लिए दो अलग एंड दिख रहे हैं, तो इसमें भी रूटीन फ़िल्टर की तरह चार एंड दिखते हैं। इस फ़िल्टर को हमने अभी मशीन के साथ अटैच किया है, इसमें वो किस तरह से वर्टिकली अटैच होता है वो हम देख पा रहे हैं। अब जो हमें करना है कि इस फ़िल्टर के साथ जिस तरह से ब्लड ट्यूबिंग अटैच होती है वो भी हमें देखना है। ये ब्लड ट्यूबिंग अटैच करने की मेथड रूटीन डायलिसिस की मेथड से थोड़ी डिफरेंट है। रूटीन डायलिसिस की मेथड में जो आर्टरियल एंड होता है वो अपर साइड होता है और वीनस एंड नीचे होता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमने वीनस एंड को अपर साइड रखा है और आर्टरियल एंड को नीचे के साइड रखा है। ऐसा रखने का बेसिक पर्पज़ ये है कि जब ब्लड आर्टरियल एंड से वीनस एंड में फ्लो होगा, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगा, तब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसकी अगेंस्ट जाएगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा सेपरेट करने की प्रोसेस में एज बढ़ेगा। तो अभी जो हमने प्रोसेस स्टार्ट करी जिसके अंदर वीनस ट्यूबिंग को अटैच हमने कर दिया है, अब हम लोअर एंड में आर्टरियल ट्यूबिंग को अटैच कर रहे हैं। हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो भी हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करें वो प्रॉपरली एस्टेब्लिश करें और उसके अंदर कोई एयर ना रह जाए। दूसरा, ये पूरे प्रोसीजर के दौरान हम प्रॉपर क्लीनलीनेस का ध्यान रखें, टेक्नीशियन को अच्छे से ग्लव्स पहनना है वो ध्यान रखें। दूसरी एक बात, हमें डायलिसिस मशीन का सिर्फ ब्लड पंप ही यूज़ करना होता है। इसकी वजह से ये प्रोसीजर में हमें डायलसेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। दो, हमें ड्रेन करने के लिए अलग ड्रेन लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इसकी वजह से मशीन को हम आईसीयू में अगर जहाँ पे ड्रेन लाइन ना हो या डायलसेट का कनेक्शन ना हो, माने आरओ प्लांट का कनेक्शन ना हो, वहाँ पे भी शिफ्ट करके हम प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हैं। तो बहुत बार आईसीयू में ये होता है कि ऑलरेडी दो डायलिसिस की लाइन्स है और दोनों में डायलिसिस चल रहा है और हम सोच रहे हैं प्लाज्मा बाद में करें। नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्लाज्मा जहाँ पे लाइन नहीं हो वहाँ पे मशीन रख के प्लाज्मा फेरेसिस की प्रोसेस आगे आप बढ़ा सकते हो। ये अभी आपने जो लाइन देखी वो वीनस एंड में कनेक्ट करनी थी,
और जो बाकी सब लाइन्स है वो अगर हम न कनेक्ट करें इसमें तो इसमें चलेगा, क्योंकि इसमें जो बाकी का जो प्रेशर है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर, वो हमें जनरली रूटीन जो डायलिसिस में जिस तरह से एलिवेट होता है वैसा नहीं होने वाला। उसकी ध्यान रखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें ब्लड जो पंप का जो फ्लो है उसको 100 से 150 ml के ऊपर जाने देना नहीं। अगर हम इसको 200 के ऊपर ले गए तो क्योंकि इसका सरफेस एरिया सिर्फ 0.6 है, इसको डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम आईवी सेट को कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जनरली रूटीन डायलिसिस में डायल सेट को कनेक्ट किया जाता है, वहाँ पे ये आईवी सेट को कनेक्ट किया गया है। ये लाइन हमें प्लाज्मा रिमूव करने के लिए हेल्प करेगी। में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी हमें ड्रेन करना है वो कंटेनर क्लीन होना चाहिए। अभी टेम्पररी हमें प्राइमिंग प्रोसेस करनी है, इसकी वजह से जो ड्रेन लाइन है वो अभी हमने एक रूटीन बकेट यूज़ किया है, वो अभी आप देख पा रहे होंगे, जो क्लीन है। बट अदरवाइज जब हम प्लाज्मा रिमूव करेंगे तब हमें उसको प्रॉपरली मेज़र करना है, वो अभी हम आगे देखेंगे। अब हम जो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्राइम। तो जिस तरह से डायलिसिस में हम हिपेरिन और नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं, इस तरह से इसमें से भी 2000 टू 3000 यूनिट हिपेरिन हम प्राइमिंग के लिए यूज़ करेंगे, जिसके अंदर जो नॉर्मल सलाइन है उसके अंदर इस हिपेरिन को इन्फ्यूज़ करने के बाद हम प्राइमिंग की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। रूटीन प्लाज्माफेरेसिस में कितना हिपेरिन दिया जाता है उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, पर उसके अंदर 10 इंटरनेशनल यूनिट पर किलोग्राम पर आवर या 20 इंटरनेशनल यूनिट पर किलोग्राम पर आवर के बीच में उसका डोज रखा जा सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। प्राइमिंग की प्रोसेस के लिए जो आप देख पा रहे हो कि हमने नॉर्मल सलाइन के अंदर हिपेरिन को डिज़ोल्व करके पूरे उसको प्रॉपरली मिक्स करके उसकी जो पॉइंट है उसको आर्टरियल एंड से कनेक्ट कर दिया है। अब जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया है, हम फिल्टर के फ्लो को 150-200 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, जिससे इसका मेम्ब्रेन डैमेज ना हो। अब हम देख पा रहे हैं कि जो पॉइंट है जिसके अंदर नॉर्मल सलाइन और हिपेरिन है उससे सलाइन आर्टरियल एंड से आगे बढ़ रहा है। इससे ये होगा कि जिस तरह से रूटीन डायलिसिस में हम प्राइमिंग करते हैं और पूरी एयर रिमूव कर देते हैं और सर्किट को हिपेरिनाइज कर देते हैं, वो प्रोसेस आगे बढ़ रही है। हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, अगर आपके नेफ्रोलॉजिस्ट कहे तभी और तभी हिपेरिन यूज़ करना है, अदरवाइज सिर्फ नॉर्मल सलाइन से आपको प्राइमिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करना है। जब तक ये प्रोसेस आगे बढ़ रही है तब तक हमें एक चीज़ का और रिमाइंडर रखना है कि पूरी सर्किट में कहीं पे भी एयर ना रह जाए। एयर रिमूव करने के लिए सभी कनेक्शंस को बहुत प्रॉपरली टाइट करना है। दूसरा, एयर रिमूव करने के लिए हम हमारे हाथ से उसको थ्रश दे सकते हैं इस तरह से और एयर रिमूव हो जाएगी। हमें कोई भी चिटाल्स फोर्सेप या आर्टरी का यूज़ नहीं करना है। अगर अगर हम करेंगे तो फिल्टर को डैमेज होगा। हमें इस तरह से ट्यूबिंग को पिंच करके प्रेशर क्रिएट करके अगर हेडर में कोई एयर रह जाती है तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं। प्रॉपरली एयर रिमूव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये एयर पेशेंट के बॉडी में चली जाएगी तो एयर एम्बोलिज्म होता है, जो एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है। हमें फिज़िकल इंस्पेक्शन करना है पूरे फ़िल्टर का और उसके बाद इसको उसको रीअटैच मशीन के साथ कर दें। जब जब तक हम बाकी की चीज़ों का डिस्कशन करें कि और जितने भी अलग-अलग क्लैंप हैं जो ब्लड सर्किट के साथ आते हैं, वो प्रॉपर्ली क्लोज़ है कि नहीं है, वो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें बीच-बीच में जभी भी एयर फ़िल्टर में स्टक होती है या ब्लड ट्यूबिंग में कहीं पे भी अगर हमें स्टक लगती है, तो उसको हमें रिपीटेडली फ़िल्टर में से निकालने की ज़रूरत रहेगी और ये पूरी प्रोसेस भले थोड़ा टाइम ले, उसको बहुत अच्छी तरीके से हमें प्रोसीड करनी है टू प्रिवेंट एयर एम्बोलिज्म। दूसरा एक चीज़ खास ध्यान रखना है कि एक कनेक्शन में तो हमने ये आईवी सेट अटैच करके प्लाज्मा रिमूव करने के लिए सेट कर दिया है और उसको अपर एंड में अटैच करना है। लोअर एंड को हमें क्लोज ही रखना है, जो हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं। दूसरी एक चीज़ जो मैंने पहले भी कही, कंटेनर्स क्लीन होने चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और वो थेरेपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है।
अगर प्लाज्मा फेरेसिस के दरमियान अगर कोई इन्फेक्शन रह गया है तो वो प्रॉब्लम करे। दूसरा, जब प्राइमिंग कर रहे हैं तब हमें ये जो आईवी सेट का जो ये नॉब है उसको जहाँ से प्लाज्मा ड्रेन होने वाला है उसको ओपन रखना है, जिससे वो पूरा फिल्टर के फाइबर्स जो होलो फाइबर्स है वहाँ तो हिपेरिनाइज हो ही जाए, पर जो होलो फाइबर्स के जो बीच का एरिया है वो भी प्रॉपर हिपेरिनाइज हो जाए, वो हमें ध्यान रखना है। क्योंकि वहाँ से आगे जाके प्लाज्मा फ्लो होगा और प्लाज्मा ऑब्वियसली क्लोटिंग फैक्टर रखता है, एल्ब्यूमिन उसके अंदर होता है, तो वो ठीक होता है तो वहाँ पे वो क्लॉट ना हो जाए, इसलिए उसको हिपेरिनाइज करना ज़रूरी है। एक बार जब पूरी प्राइमिंग की प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तब पेशेंट को एसएस से ब्लड लाइन को कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे जो पेशेंट का ब्लड आर्टरियल एंड से जिस तरह से इस वीडियो में दिख रहा है वहाँ से एंटर होगा और वीनस एंड से पेशेंट के बॉडी में रिटर्न होगा, ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। उसके लिए ग्रेजुअली ब्लड पंप का फ्लो बढ़ाया जाता है कि जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी से ब्लड आगे बढ़ पाए। अभी अगर हम देखें तो जो ब्लड पंप है तब तक पहुंचा है, फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते पेशेंट के फिल्टर और वीनस चैम्बर वो सबसे पास होता होता पेशेंट की वीनस लाइन से पेशेंट की बॉडी में रिटर्न होना शुरू हो जाए। जब तक ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है वापस आपको एयर कहीं पे भी अगर दिखे उसके बारे में ध्यान रखना है। दूसरा, ब्लड पंप के फ्लो को बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। ये चीज़ मैं रिपीटेडली इसलिए रिमाइंड कर रहा हूँ कि वरना डायस जो ये प्लाज्मा फिल्टर है उसका मेम्ब्रेन वरना रप्चर हो जाएगा। अगर आप अभी देख पा रहे होगे तो जो ब्लड है वो प्लाज्मा फिल्टर से पास हो रहा है। जब ये पूरी प्रोसेस में ये ब्लड आगे बढ़ के फिल्टर से निकल के वीनस एंड से पेशेंट की सर्किट में पहुंच जाएगा और उसके बाद क्योंकि ये पूरे प्रोसेस में फ़िल्टर में एक प्रेशर जनरेट होगा, तो जिसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर कहते हैं, उससे प्लाज़्मा लीक होके फ़िल्टर के जो जहाँ पे आईवी सेट कनेक्ट किया है, वहाँ से वो निकलना शुरू हो जाएगा और यही बेसिक मेथड है जिससे मेम्ब्रेन बेस्ड प्लाज्मा फेरेसिस में पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो मेम्ब्रेन बेस्ड क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो प्लाज्मा फ़िल्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपने देख लिया कि किस तरह से वीनस एंड को एक बार जब पूरा सलाइन क्लीन हो गया तो हम वीनस एंड को पेशेंट के साथ कनेक्ट कर दिया। बहुत बार ये भी होता है कि अगर पेशेंट छोटा हो, मैंने पीडियाट्रिक पेशेंट हो, तो हम थोड़ा सा सलाइन पेशेंट की बॉडी में जाने देते हैं जो इनिशियली प्लाज्मा की प्रोसेस के दौरान पेशेंट को हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए वो हमें हेल्प करता है। हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट वॉल्यूम ओवरलोड में ना चलाया जाए, क्योंकि बहुत बार ये प्लाज्मा फेरेसिस किडनी डिशीज के साथ किया जाता है, तो तब अगर पेशेंट का आउटपुट अच्छा नहीं है यानी या पेशेंट वॉल्यूम ओवरलोड में है तो वो प्रॉब्लम करता है। अब ये है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी आगे के एक वीडियो में रिप्लेसमेंट फ्लूइड के बारे में तो डिस्कस कर लिया। उसमें हमने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या होता है, आईवी एल्ब्यूमिन क्या होता है, वो सब डिस्कस किया। इस पर्टिकुलर पेशेंट में जिस मेडिकल कंडीशन के लिए प्लाज्मा फेरेसिस हो रहा है वह एचयूएस हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। उस कंडीशन में जनरली प्लाज्मा ही यूज़ होता है रादर देन एल्ब्यूमिन, जिसकी वजह से कोगुलेशन फैक्टर रिप्लेस हो पाए और पेशेंट की ब्लीडिंग डायथेसिस आगे ना बढ़े प्लेटलेट कम होने की वजह से। तो इस पेशेंट में पर्टिकुलर जो भी रिप्लेसमेंट फ्लूइड है वो टोटली प्लाज्मा से कवर किया है, वरना रूटीन प्लाज्मा फेरेसिस में जो हम देख पा रहे होंगे कि इनिशियली उसको सिर्फ फ्लूइड दिया जाता है, फ्लूइड में नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट दिया जाता है और उसके बाद एट द एंड ऑफ प्रोसीजर प्लाज्मा माने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा रिप्लेस किया जाता है। अब एक क्वेश्चन, ऐसा तो क्यों एट द एंड ऑफ प्रोसीजर ही क्यों एफएफपी दिया जाता है? इसका रीज़न ये है कि जो प्लाज्मा फिल्टर है उससे वो फ्रेश प्लाज्मा लीक होके ड्रेन ना हो जाए। हमें तो क्या करना है कि पेशेंट का जो प्लाज्मा है उसको रिमूव करके इसको रिप्लेस करना है। तो रिमूव करने के लिए इनिशियली अगर आप नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट का यूज़ करके आगे बढ़ोगे और उसके बाद एफएफपी दोगे तो चलेगा। बट ऐसे पेशेंट हैं जिसमें अगर आपको लग रहा है कि हेमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी होगी या ब्लीडिंग डायथेसिस है, उसमें आप थ्रू आउट एफएपी यूज़ कर सकते हैं।
जिस तरह से हम इस पेशेंट में देख रहे हैं कि एफएफपी को पेशेंट की बॉडी में थ्रू सेपरेट लाइन माने इंट्राकेथ अटैच करके उसके थ्रू इन्फ्यूज़ किया जा रहा है। बहुत बार हम जो डायलिसिस कैथेटर डाला जाता है प्लाज्मा फेरेसिस के लिए, उसकी जो थर्ड लाइन होती है उससे भी इसको इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। मेम्ब्रेन बेस्ड प्लाज्मा फेरेसिस है, उसके अंदर हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें प्रॉपर लाइन चाहिए और जनरली हमें डायलिसिस कैथेटर ही इंसर्ट करना पड़ता है। सेंट्रीफ्यूगेशन बेस्ड प्लाज्मा फेरेसिस में अच्छे कैलिबर की इंट्राकेथ को भी हम यूज़ करके प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम इस वीडियो में देखें तो अभी प्लाज्मा फेरेसिस की प्रोसेस आगे बढ़ रही है और उसके अंदर जो ब्लड है यहाँ से एंटर होके यहाँ वीनस एंड से रिटर्न हो रहा है और उसके दौरान ये जो प्लाज्मा है ये फिल्टर के अंदर फिल्टर माने जो होलो फाइबर्स है उसके बाहर लीक होके यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये पूरी प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में ये ड्रेन होता होता ये क्लीन कंटेनर माने हमने यहाँ पे यूरो बैग यूज़ कर लिया। यूरो बैग यूज़ करने के दो एडवांटेज है, एक ये क्लीन है और दो इसके अंदर मार्किंग आता है तो हम एग्जैक्टली कितना प्लाज्मा रिमूव कर रहे हैं वो हम जान पाएंगे। वो इसका दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज। ये आपको कितना प्लाज्मा रिमूव करना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कितने टाइम में रिमूव करना है, क्योंकि ये दोनों का पेशेंट की हीमोडायनेमिक कंडीशन पे एक मेजर इम्पैक्ट रहता है। तो हमेशा खास ध्यान रखिए आपके नेफ्रोलॉजिस्ट प्लाज्मा फेरेसिस का क्या ऑर्डर लिख रहे हैं उसका ध्यान रखिए। दूसरी एक बात, प्लाज्मा फेरेसिस सीक्वेंस में बहुत बार चलते रहते, कभी 4 या 8 या उससे भी ज़्यादा। तो आपको ध्यान रखना है कि हर प्लाज्मा में ऑर्डर किस तरह से मॉडिफाई हो रहे हैं, पेशेंट की ब्लीडिंग माने कोगुलेशन प्रोफाइल कैसी है, पेशेंट का हीमोडायनिक स्टेटस कैसा है, डिसीज़ कैसा है, वो कंडीशन के मुताबिक पेशेंट के प्लाज्मा के ऑर्डर चेंज होते जाएंगे। उस चीज़ को आप खास ध्यान रखिएगा। अब हमने रिप्लेसमेंट फ्लूइड के बारे में समझा, हमने प्रोसीजर के बारे में समझा। ड्यूरिंग प्लाज्मा हमें और भी सप्लीमेंट्स देने होते हैं, जिस तरह से एफएफपी के पहले हमें रूटीनली पेशेंट को एलर्जी ना हो उसके लिए एविल, फेब्रिनिल या कभी कभी एफपोलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि प्लाज्मा फेरेसिस के प्रोसीजर में बॉडी में से कैल्शियम काफ़ी निकल जाता है। ये कैल्शियम निकलने का रीज़न सेंट्रीफ्यूगेशन बेस्ड प्लाज्मा फेरेसिस में ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि उसमें जो एंटीकोगुलेशन यूज़ होता है वो साइट्रेट। अब साइट्रेट काम कैसे करता है, तो साइट्रेट ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसके साथ कंबाइन हो जाता है। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है कोगुलेशन की प्रोसेस के लिए। तो जब कैल्शियम रिमूव हो जाता है तो कोगुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता और जिसकी वजह से प्लाज्मा की प्रोसेस थ्रू आउट रन होती है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन बेस्ड प्लाज्मा फेरेसिस में तो ऑब्वियसली आपको कैल्शियम सप्लीमेंट करना पड़ता है, पर आपको मेम्ब्रेन बेस्ड प्लाज्मा फेरेसिस में भी कैल्शियम सप्लीमेंट करना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि जो आप एफएपी यूज़ कर रहे हो उसके अंदर भी एज ए एंटीकोगुलेंट जो होता है वो साइट्रेट होता है। ओके। दूसरी एक बात आपको ये भी खास ध्यान में रखना है कैल्शियम सप्लीमेंट करते टाइम कि पेशेंट को कौन सी लाइन से प्लाज्मा फेरेसिस हो रहा है। अगर पेशेंट को आईजीवी या सप्लीमेंट है तो ऐसे पेशेंट में जो प्लाज्मा रिटर्न हो रहा है वो प्लाज्मा में साइट्रेट की वजह से कैल्शियम बहुत कम होगा तो वो डायरेक्टली हार्ट की तरफ जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कैल्शियम प्रॉपरली कंट्रोल है वो ज़रूरी है। दूसरा, ऐसे पेशेंट जिनका किडनी फेलियर है, जो ऑलरेडी डायलिसिस पे है और जो हीमोडायनिकली अनस्टेबल है, ऐसे सब पेशेंट में कैल्शियम कम होने की वजह से जो साइड इफेक्ट होती है हाइपोकैल्सीमिया रिलेटेड साइड इफेक्ट, वो रूटीन पेशेंट की कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। तो ये सब पेशेंट कैल्शियम किस तरह से रिप्लेस करना है वो हमें खास ध्यान रखना है। रूटीन प्लाज्मा फेरेसिस में जब रिप्लेसमेंट फ्लूइड दिया जाता है, नॉर्मल सलाइन या रिंगल लैक्टेट, उसके अंदर ही कैल्शियम ग्लूकोनेट को डाइल्यूट करके आप दे सकते हो। इस पर्टिकुलर पेशेंट में जो प्रोसेस है उसके अंदर अगर हम देखें तो ये पेशेंट में एफएपी यूज़ हो रहा है तो हम पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट ब्लड सर्किट से दे दें। ये कैल्शियम ग्लूकोनेट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि 10 ml की एम्पूल आती है, इसको 10 ml की सिरिंज में विड्रॉ करके वेरी स्लोली देना होता है, मिनिमम 10 मिनट के ड्यूरेशन में। तो 10 का रूल याद रखिए, 10 ml की एम्पूल 10 मिनट
10%। ओके, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो मीनवाइल ये पूरी प्लाज्माफेरेसिस की प्रोसेस रन हो रही है। ये मशीन में देख पा रहे होंगे, तो एक फ्लो ऑफ ऊपर एक इंडिकेशन दिख रहा है जहाँ पे रूटीनली जब डायलिसिस चलता है तो डायलिसिस लिखा हुआ होता है, उसके बदले फ्लो ऑफ लिखा गया है। इस बैग को अगर हम देखें तो अभी लगभग 1400 ml जितना प्लाज्मा रिमूव हो चुका है। जैसे मैंने कहा, हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें जितना कहा जाए उतना ही प्लाज्मा रिमूव हो, और उसके दौरान जितना हमें रिप्लेसमेंट फ्लूइड की कहा गया है वो प्रॉपरली गिन के सप्लीमेंट किया जाए। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो एफ है उसके वॉल्यूम वेरिएबल रहते हैं। सब एफ के वॉल्यूम सेम नहीं होते। तो हर एफ के साथ जो एक डॉक्यूमेंट आता है उसके अंदर एफ के वॉल्यूम लिखे हुए होते हैं, उसको प्रॉपरली टोटल करके बाकी कितना रिप्लेसमेंट फ्लूइड बचता है ना उसका कैलकुलेशन करना चाहिए। अब प्लाज्मा प्रोसेस की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। हम ब्लड लाइन को सेपरेट कर रहे हैं आर्टेरियल लाइन से। उस आर्टेरियल जो ब्लड लाइन का आर्टेरियल लाइन है वहाँ पे हम आईवी सेट को कनेक्ट कर रहे हैं, और जो आईवी सेट का आर्टेरियल लाइन है उसको अभी हम फ्लश करके क्लोज कर रहे हैं। अब जो प्रोसेस है उसके अंदर जो नॉर्मल सलाइन है उससे जो ब्लड सर्किट में चल रहा था या फिल्टर के अंदर था वो पेशेंट को रिप्लेस करना है, वो प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस रिप्लेसमेंट की प्रोसेस के दरमियान अगेन एयर एम्बोलिज्म के बारे में बहुत ध्यान रखना है कि कहीं से एयर ना आए। दूसरा, ये जो क्लैम्प था जहाँ से प्लाज्मा रिमूव हो रहा था, यह जो लाइन थी जहाँ से प्लाज्मा रिमूव हो रहा था उसका ये क्लैम्प है, उस क्लैम्प को हमें बंद कर देना है। उस चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये सलाइन ब्लड को रिप्लेस करते करते आर्टरी लैंड से पूरे ब्लड को फिल्टर में से पास करके पेशेंट के बॉडी के अंदर रिप्लेस करेगा। हमें ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस के दरमियान कोई भी एयर पेशेंट की बॉडी के अंदर न चली जाए। दूसरा, जब भी ये रिप्लेसमेंट माने जब भी ये प्रोसेस चल रही हो थ्रू आउट हमें पेशेंट को हीमोडायनेमिकली मॉनिटर करना है, जिसके दौरान पेशेंट के पल्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजनेशन, ये प्रोसेस को मॉनिटर करते रहना। अगर पेशेंट क्रिटिकल है तो हमें कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग करना चाहिए, जिसके अंदर कार्डियक लीड्स अटैच करके उसको मॉनिटर के साथ अटैच रखनी चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट रहती है। पेशेंट को जो पूरी प्रोसेस के अंदर एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फ़िल्टर कितने टाइम यूज़ किया जा सकता है। रूटीन प्लाज्माफेरेसिस में जो फ़िल्टर है वो 3 to 5 टाइम्स यूज़ होता है। आइडियली अगर 2 से 3 बार यूज़ हो तो ज़्यादा अच्छा है, पर कभी भी इसको 4 से 5 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। फ़िल्टर को किस तरह से यूज़ करना चाहिए और उसके दरमियान उसको किस तरह से वॉश करना चाहिए, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आगे जाके देखें। इस पूरी प्रोसेस में अगर आप देख पा रहे होगे तो अभी ब्लड प्रॉपरली बॉडी में रिटर्न हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है कि वीनस ब्लड लाइन को पेशेंट के एसेस से डिस्कनेक्ट करना है। उसके दरमियान क्लैप बंद किया, वीनस लाइन का जो लीवर लॉक था उसको ओपन किया, और जो ये वीनस एंड है एसेस का उसको फ्लश कर देना है एट द एंड। वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो ये पूरी प्रोसेस थी प्लाज्माफेरेसिस की। इस प्रोसेस के दरमियान जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने ऑलरेडी नोट डाउन किए। इसमें रूटीन डायलिसिस से क्या क्या डिफरेंट था। एक, जो आर्टरियल एंड अपर साइड होता है उसके बदले लोअर साइड था। दो, जो रूटीन डायलिसिस में डायलसेट यूज़ होता है वो उसके अंदर नहीं यूज़ होता। तीन, रूटीन डायलिसिस में जो ड्रेन निकलता है ऑन एन एवरेज डायलिसिस में 120 to 140 ml वो इसमें नहीं निकलता। उसके अंदर उसके बदले जितना कहा जाता है उतना प्लाज्मा रिमूव होता है, जो ऑन एन एवरेज 1.5 to 2 लीटर तक होता है। इसकी वजह से हमें सेपरेट ड्रेन लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसी की वजह से हम इसको आईसीयू में किसी भी जगह जहाँ पे भी इवन आरओ प्लांट और डायलसेट लाइन और ड्रेन लाइन नहीं है वहाँ पे भी कर सकते हैं। 4, इस प्रोसीजर के दरमियान हमें पेशेंट को रिप्लेसमेंट फ्लूइड देना होता है, जो रूटीन डायलिसिस में हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्सेप्ट ऑनलाइन एचडीएफ। 5, जो पूरी प्रोसेस के दरमियान जो ब्लड फ्लो है उसको कभी भी 150 ml के ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो फिल्टर को डैमेज करता है।
क्योंकि जो इसका फ़िल्टर आता है उसका सरफेस एरिया रूटीन डायलिसिस के फ़िल्टर के सरफेस एरिया से हाफ से 1/3 होता है। उसकी वजह से 6 रूटीन डायलिसिस में हमें रिप्लेसमेंट के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो डायलिसिस आता है उसके अंदर भी कैल्शियम होता है। और हम रूटीन डायलिसिस में कैल्शियम ग्लूकोनेट को रिप्लेस इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हमें उसमें एज ए एंटीकोगुलेंट साइट्रेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और रूटीनली हम सिर्फ हेपेरिन यूज़ करते हैं। तो ये सब पॉइंट थे जो हमें खास ध्यान रखने हैं। होप आप इस प्रोसीजर को अच्छे से समझ पाए, और हम बाकी के प्लाज्मा फेरेसिस के एस्पेक्ट्स है वो हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।